आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही भावुक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला एक कहानी का अंश जो लिया गया है दीनबंधु मित्र के प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण से। इस अंश में हमें गांव के किसान नील की खेती इंडिगो प्लांटेशन यानी नील की खेती के अत्याचारों का सामना करते हुए दिखाई देते हैं। वे मजबूरी, भूख और गरीबी के बीच अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। कहानी में नोबिन, साधु, आदुरी और गोलुक जैसे लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। कहीं पर गुस्सा है, कहीं पर दर्द और कहीं पर उम्मीद की आखिरी किरण। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसके हिंदी मीनिंग को समझेंगे। लिखा है, द इंडिगो प्लांट, द सोर्स ऑफ अ नेचुरल डाई used for giving cotton textiles a blue color, formed the basis of flourishing commercial agriculture in Bengal by the beginning of the 19th century. इंडिगो यानी नील पौधा एक प्राकृतिक रंग का एक सोर्स है जिसका इस्तेमाल कपास के, यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल यानी कपास के कपड़ों को नीला रंग देने के लिए किया जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में यह पौधा बंगाल में खूब बढ़ रही व्यावसायिक खेती का आधार बन गया। However, the riots, that is the tenant cultivators, were made to grow indigo forcibly. लेकिन रियोट्स यानी किराए पर ज़मीन लेकर खेती करने वाले किसान को ज़बरदस्ती नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। The tenants were reluctant to grow indigo as the surplus earned was mostly taken by the European planters. इन किराए पर ज़मीन लेकर खेती करने वाले किसान को नील उगाने में हिचकिचाहट होती थी क्योंकि जो भी सरप्लस यानी अतिरिक्त कमाई होती थी उसका ज़्यादातर हिस्सा यूरोपियन प्लांटर्स ले जाते थे, यानी यूरोपीय जमींदार ले जाते थे। मोर ओवर द मेथड्स यूज टू कल्टिवेट दिस क्रॉप वर अनइकोनॉमिक फॉर द प्रोड्यूसर। इसके अलावा इंडिगो की खेती के तरीके किसानों के लिए घाटे वाले थे। A downfall in the international price of indigo between 1839 and 1847, the fall of the Union Bank of Calcutta and the resulting lack of money increasing the pressure on the riot and increase his misery further. कि 1839 से 1847 के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नील की कीमतों में गिरावट आई, इंडिगो की कीमतों में गिरावट आई। कोलकाता के यूनियन बैंक के बंद हो जाने और पैसों की कमी ने किसानों पर दबाव बढ़ा दिया और उनकी तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ा दी। By 1860, local complaints and protest amongst the peasantry took the shape of a large uprising in 9 Bengal district. 1860 तक किसानों की शिकायतें और विरोध बढ़कर बंगाल के 9 जिलों में एक बड़े विद्रोह का रूप ले चुकी थी। The following act from the play Neel Darpan talks about the difficulties that the local landlords and farmers had to face because of the interventions of the British Sahab in their agriculture production. यह नाटक नील दर्पण का यह अगला भाग बताता है कि ब्रिटिश साहब के खेती बाड़ी में हस्तक्षेप के कारण स्थानीय जमींदारों और किसानों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब जान लीजिए इसमें कैरेक्टर्स के बारे में कि कौन कौन इस प्ले में, इस नाटक में कौन कौन लोग हैं। पहले हैं गोलुक चंद्र बासु जो कि एक जमींदार है। उसके बाद है नोबिन मधब जो कि गोलुक चंद्र के बेटे हैं। साधु चरण पड़ोसी किसान हैं। सावित्री गोलक चंद्र की पत्नी और अधूरी गोलक चंद्र के घर की नौकरानी। एक्ट 1 सीन 1 गोलक चंद्र के गोदाम का बरामदा। यहाँ पर लिखा है कि गोलुक चंद्र बासु एंड साधु चरण सिटिंग, कि गोलक चंद्र बासु और साधु चरण बैठे हुए हैं। साधु: मास्टर, आई टोल्ड यू देन वी कैन नॉट लिव एनी मोर इन दिस कंट्री। यू डिड नॉट हियर मी, हाउ एवर यू विल अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ दिस पुअर मैन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। साधु कहता है गोलुक चंद्र से कि मालिक, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अब हम इस देश में नहीं रह सकते, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। कुछ साल बाद आप इस गरीब आदमी की बात समझोगे। गोलुक: ओ माई चाइल्ड, Is it easy to leave one's country? My family has been here for 7 generations. The rice which grows provide food for the whole year. गोलुक कहती हैं साधु से, अरे मेरे बच्चे, क्या आप अपने देश को छोड़ना इतना आसान है? मेरा परिवार यहाँ 7 पीढ़ियों से रह रहा है। जहाँ जो धान उगता है, जो चावल की खेती उगती है, वह पूरे साल हमारा पेट भरती है। और गेस्ट एंड इज़ आल्सो यूज इन रिलीजियस सर्विस, और यहाँ पर मेहमानों के लिए और धार्मिक कामों के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है, उन्हें खाना मिलता है। फ्रॉम द मस्टर्ड सीड्स वी प्रोड्यूस ऑयल दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द इंटायर ईयर। सरसों के बीज से हम इतना तेल निकालते हैं जो पूरे साल के लिए सफिशिएंट यानी पर्याप्त होता है।
वी कैन इवन सेल द सरप्लस फॉर अबाउट 60 और 70 रुपीज़। हम अतिरिक्त तेल बेचकर करीब 60 या 70 रुपये भी कमा लेते हैं। स्वरपर इज नॉट अ प्लेस वेयर पीपल आर इन वॉन्ट, देयर इज नो लैक ऑफ रिसोर्सेज हेयर। स्वारापुर ये जगह है। स्वारापुर एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ लोगों को किसी चीज़ की कमी हो। यहाँ साधनों की कोई कमी नहीं है। इट हैज़ राइस, पीस, ऑयल, मोलेसेस फ्रॉम इट्स फील्ड, वेजिटेबल्स इन द गार्डन एंड फिश फ्रॉम द टैंक्स। आगे बताती हैं ये कि यहाँ खेती के चावल की खेती होती है, मटर उगाए जाते हैं, तेल निकाला जाता है, गुड़ का व्यवसाय होता है, बगीचे में सब्जियां हैं और तालाबों में मछलियां भी हैं। Anyone's heart will be torn with the thought of leaving this place, who can do that easily। इस जगह को छोड़ने का विचार किसी का भी दिल तोड़ देगा। भला कौन इस आसानी से इसे जगह को छोड़ सकता है। साधु आगे बोलता है, नाउ इट इज़ नो मोर अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, लुक योर गार्डन इज़ ऑलरेडी गॉन एंड योर रिलेटिव्स आर ऑन द पॉइंट ऑफ फॉरसेकिंग यू। साधु कहता है कि अब यह खुशी की जगह नहीं रही। देखिए, आपका बगीचा तो पहले ही नष्ट हो गया है और आपके रिश्तेदार भी आपको छोड़ने वाले हैं। It has not been 3 years since the British Sahib took control of this place and he has already ruined the whole village। अरे ब्रिटिश साहब ने इस जगह पर कब्जा किया तब अभी 3 साल भी नहीं हुए हैं और उन्होंने पूरा गांव बर्बाद कर दिया है। We cannot bear to turn our eyes in the southern direction towards the house of the heads of the village। हम तो साउदर्न डायरेक्शन की तरफ यानी दक्षिण दिशा की तरफ, जहाँ गांव के मुखिया पर का घर है, देख भी नहीं पाते। यह सारा सहा भी नहीं जाता। मतलब वो कह रहे हैं कि हम तो दक्षिण दिशा की तरफ, जहाँ मुखिया का घर है, गांव के मुखिया का घर है, उस तरफ भी नहीं देख पाते। यह तो हमसे सहा नहीं जाता। ओह, वाट वॉज इट वंस एंड वाट इज़ इट नाउ। अरे कभी यह क्या था और अब यह क्या हो गया है। 3 years ago about 60 men used to make a daily feast in the house। सिर्फ 3 साल पहले इस घर में रोज़ाना करीब 60 लोग दावत किया करते थे, उन्हें खाना मिलता था। देयर वॉज 10 प्लग एंड अबाउट 40 और 50 oxen। उस समय 10 हल और 40-50 बैले हुआ करते थे। द कोर्टयार्ड यूज टू बी क्राउडेड लाइक द हॉर्स रेसिंग वेन्यूज़। आंगन में इतनी भीड़ होती थी जैसे घुड़दौड़ के मैदान में होती है, घोड़े की दौड़ के मैदान में होती है, वैसे ही यहाँ पर आंगन में बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। When they used to arrange the rick of corn, it appears at its were lotus। जब वे मक्का के ढेर सजाते थे तो वह ऐसा लगता था मानो कोई कमल खिला हो। That had expanded itself on the surface of lake bordered by sandal groves। मतलब कि लिखा था इसमें कि आंगन में ये नहीं था लिखा था, हाँ, जब वे मक्का के ढेर सजाते थे तो वह ऐसा लगता था मानो कोई कमल खिला हो और वह एक झील की सतह पर फैला हुआ हो, जिस पर चारों ओर चंदन के पेड़, यहाँ पर सैंडल ग्रुप्स का मतलब है पेड़ों का जंगल, चंदन के पेड़ों का जंगल, कि जिसके चारों ओर चंदन के पेड़ों का जंगल था। द ग्रैनरी यूज टू बी अ लार्ज एज अ हिल। यह अनाज का भंडार पहाड़ जितना बड़ा हुआ करता था। बाई लास्ट ईयर द ग्रैनरी वॉज नॉट रिपेयर्ड एंड वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ फॉलिंग इन टू द यार्ड। लेकिन पिछले साल इस अनाज के भंडार की मरम्मत नहीं हुई और वह आंगन में गिरने ही वाला था। माजो एंड साजो वर बीटन बैडली बाई द विक्ट साहब फॉर नॉट प्लांटिंग इंडिगो इन देयर राइस फील्ड। माजो और साजो को दुष्ट ब्रिटिश साहब ने बुरी तरह पीटा क्योंकि उन्होंने अपने धान के खेतों में इंडिगो नहीं बोई थी। इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ दे प्लग एंड द काइन वर सोल्ड एट द क्रीसेस। 2 विलेज हेड्स लेफ्ट द विलेज। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने उनके हल और बैल वह बेच दिए गए। उस संकट के समय 2 गांव के मुखिया गांव छोड़कर चले गए। गोलुक कहते हैं अब, डिड नॉट द एल्डेस्ट विलेज हेड गो टू ब्रिंग हिज ब्रेदरन बैक। क्या सबसे बड़े गांव के मुखिया अपने भाई को वापस लाने नहीं गए। मतलब गोलुक पूछ रहे हैं साधु से कि क्या सबसे बड़े गांव के मुखिया भी अपने भाई को वापस लाने नहीं गए। तो साधु इस पर जवाब कैसा है कि दे सेड वी वुड रेदर बेग फ्रॉम डोर टू डोर देन गो टू लिव देयर अगेन। द एल्डेस्ट विलेज चीफ इज़ नाउ लेफ्ट अलोन। मतलब उन्होंने कहा कि
हम वहाँ वापस जाकर रहने से अच्छा दर दर भीख मांगना पसंद करेंगे जब अब सबसे बड़ा गांव का मुखिया अकेला रह गया है। He has kept two plugs which are nearly always engaged in the indigo field. I have heard that even he is planning to leave the village. उसके पास अब सिर्फ 2 हल रह गई हैं जो ज़्यादातर इंडिगो की खेती में लगी रहती हैं। मैंने सुना है कि वह भी गांव छोड़ने की सोच रहा है। ओ सर, आई आस्क यू टू कीप असाइड दिस infatuated attachment towards your native place. Last time you lost your rice produce. This time you will lose your honor. साधु कह रहा है कि मालिक, मैं आपसे कहता हूँ कि आपने गांव के प्रति यह अंधा लगाव छोड़ दीजिए। पिछली बार आप अपना धान का उत्पाद जो राइस प्रोडक्शन है उसे खो बैठे थे, इस बार आप अपनी इज्जत खो देंगे। गोलू कहते हैं, वाट ओनर रिमेन्स टू अस? द प्लांटर्स हैड प्रिपेयर्ड हिज प्लेसेस ऑफ कल्टिवेशन अराउंड द टैंक्स एंड विल प्लांट इंडिगो देयर दिस ईयर। गोलू कहते हैं कि हमारे पास अब कौन सी इज्जत बची है। बागान मालिक जो ब्रिटिश लोग हैं, उन्होंने तालाब के आसपास की ज़मीन खेती के लिए तैयार कर ली है और इस साल वहाँ इंडिगो बोएंगे। इन दैट केस आवर वुमेन विल बी इंटायरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टैंक। ऐसे में हमारी औरतों को तालाब से पूरी तरह से दूर कर दिया जाएगा। द साहिब हैज़ आल्सो वॉर्न दैट इफ़ वी डू नॉट कल्टिवेट आवर राइस फील्ड विथ इंडिगो ही विल मेक नोबिन माधव कन्फाइंड टू द 7 फैक्ट्रीज। साहब ने यह भी धमकी दी है कि अगर हम अपने चावल की खेतों में नील की खेती इंडिगो प्लांटेशन नहीं करेंगे तो वह बेटे नोबिन माधव को 7 फैक्ट्रियों में बंद कर देंगे। साधु, हैज़ नॉट द एल्डेस्ट बाबू गोन टू द फैक्ट्री? क्या सबसे बड़े बाबू फैक्ट्री नहीं गए हैं? गोलू कहती हैं इस पर, हैज़ ही गोन आउट ऑफ हिज ओन विल? नो, द प्यादा अ सर्वेंट हैज़ कैरिड हिम ऑफ देयर। गोलू कह रहे हैं साधु से कि क्या वह अपनी मर्जी से नहीं गए हैं? नहीं, मतलब पूछ रहे हैं गोलू कि क्या वह अपनी मर्जी से नहीं गए हैं? नहीं, प्यादा यानी नौकर उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ ले गया है। साधु आगे बोल रहे हैं, बट योर एल्डेस्ट बाबू हैज़ ग्रोन करेज ऑन द डे द साहब थ्रीटेंड, इफ़ यू डोंट फॉलो माई ऑर्डर्स एंड डोंट प्लांट इंडिगो विद इन द ग्राउंड मार्क ऑफ, देन वी विल थ्रो योर होम्स इन टू द रिवर बत्रोबती, यू शैल बी मेड टू ईट योर राइस इन द फैक्ट्री गो डाउन। साधु ने आगे बोला कि लेकिन आपके सबसे बड़े बाबू, आपके सबसे बड़े बेटे में बहुत साहस है। जिस दिन साहब ने धमकी दी, अगर तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो तय की गई ज़मीन में नील नहीं बोई तो हम तुम्हारा घर नदी में फेंक देंगे, तुम्हारी फैक्ट्री के गोदाम में बैठकर चावल खाना पड़ेगा। द एल्डेस्ट बाबू रिप्लाई, उस समय आपके सबसे बड़े बेटे ने जवाब दिया था, एज लॉन्ग एज वी डू नॉट गेट द प्राइस फॉर द 50 बीघा ऑफ लैंड सोन विथ इंडिगो लास्ट ईयर, वी विल नॉट गिव 1 बीघा दिस ईयर्स फॉर इंडिगो। तो सबसे बड़े बाबू ने, आपके बेटे ने जवाब दिया था कि जब तक हमें पिछले साल बोई गई 50 बीघा इंडिगो की कीमत नहीं मिलती तब तक हम इस साल इस बीघा भी इंडिगो नहीं देंगे। What do we care for our house? We shall even risk our life. हमें अपने घर की परवाह नहीं, हम तो अपनी जान तक जोखिम में डाल देंगे। गोलुक, what could we have done? Just see, we would not have been ruined if the 50 बीघा of rice produce has been left with us. गोलुक जवाब देते हैं कि हम कर भी क्या सकते हैं। सोचिए, अगर हमारे पास 50 बीघा धान की फसल रह जाती है तो हम बर्बाद ना होते। If they give us money for the indigo produce, the greater part of our troubles will go away. अगर वे हमें इंडिगो की फसल का पैसा दे दें तो हमारी ज़्यादातर परेशानियां खत्म हो जाएंगी। स्टेज डायरेक्शन, नोबिन माधवन एंटर। अब नोबिन माधव यानी गोलुक चंद्र के बेटे इस सीन में आते हैं। गोलू कहते हैं, ओ माई सन, व्हाट हैज़ बीन डन? अरे मेरे बेटे क्या हो गया? नोबिन कहता है, सर, डज द cobra shrink from beating the little child on the lap of its mother on the account of the sorrow of the mother. हाँ सर, क्या नाग, कोबरा यानी नाग, माँ की गोद में बैठे छोटे बच्चे को काटने के लिए सिर्फ इसलिए डरता है क्योंकि माँ को दुख होगा? आई फ्लैटर्ड हिम मच बट ही अंडरस्टैंड नथिंग। मैंने उसे बहुत खुश करने की कोशिश की लेकिन उसने कुछ नहीं समझा।
He kept to his word and said, "Give us 60 biga of land, secure by written document and take 50 rupees. Then we shall close the 2-year account at once." वह अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मतलब जो ब्रिटिश साहब हैं वह अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, हमें 60 बीघा ज़मीन दो जो लिखित कागज़ यानी रिटर्न डॉक्यूमेंट यानी लिखित कागज़ में से पक्की हो और 50 रुपये ले लो, तब हम 2 साल का हिसाब तुरंत ख़त्म कर देंगे। गोलू कहता है, देन इफ़ वी आर to give 60 biga for the cultivation of indigo, we cannot engage in any other cultivation whatever. तो अगर हम 60 बीघा ज़मीन, गोलू कह रहे हैं अपने बेटे से, तो अगर हम 60 बीघा ज़मीन इंडिगो की खेती के लिए देंगे तो हम किसी और की खेती में बिल्कुल भी नहीं लग पाएंगे। देन वी सेल डाई विदाउट राइस क्रॉप, फिर तो हम बिना धान की खेती के ही मर जाएंगे। नोबिन कहता है, आई सेड साहब as you engage all your men, our plugs and our kine, everything in the indigo field, only give us food every year in return. We don't want anything else. नोबिन कह रहा है कि मैंने कहा था साहब, जब आप अपने सारे आदमी, हमारे हल, हमारी गाय बैल, सब कुछ इंडिगो प्लांटेशन नील की खेती में लगा लेते हो तो बदले में हमें हर साल बस खाने के अनाज दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ऑन विच ही लाफ एंड सेड, आई एम श्योर यू डोंट ईट एनिमल्स फूड। यह बात सुनकर वह ब्रिटिश व्यक्ति हंसने लगा और बोला, मुझे यकीन है कि तुम जानवरों का चारा नहीं खाते। साधु कहता है इस बात को सुनने के बाद, दोज हु ओनली पे इज अ बेली फुल ऑफ फूड आर आई थिंक हैप्पियर देन वी आर। जिनकी एकमात्र मजदूरी पेट भर खाना है, वे मेरा मानना है कि हमसे ज़्यादा खुश हैं। तो गोलुक भी सुनकर कहते हैं कि वी हैव नियरली अबेंडेंड ऑल द प्लग्स, स्टिल वी हैव टू कल्टिवेट इंडिगो। हमने लगभग सारे हल को छोड़ दिए हैं, फिर भी हमें इंडिगो की खेती करनी पड़ती है। वी हैव नो चॉइस इन आर डिस्प्यूट विद द साहब के झगड़े में से हमारा कोई मौका नहीं है, यानी हम उनसे झगड़ा नहीं कर सकते। दे बाइंड एंड बीट अस, वे हमें बांध देते हैं और मारने लगते हैं। इट इज़ फॉर अस टू सफ़र, और हमें सहन करना भी पड़ता है। वी आर फोर्स टू वर्क एट देयर टर्म्स, हमें उनकी बताई शर्तों पर ही काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। नोबिन कहता है बेटा कि आई शैल डू एज योर ऑर्डर सर, बट माई इंटेंशन इज़ टू टेक द मैटर टू द कोर्ट। नोबिन कहता है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा साहब, लेकिन मेरा इरादा इस मामले को अदालत तक ले जाने का है। मतलब अपने पिता और जो दूसरे व्यक्ति थे साधु, उनसे बताते हुए नोबिन कहता है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मेरा इरादा तो इस मामले का अदालत तक ले जाने का है। इतने में अधूरी इस सीन में आती है। अधूरी कहती है, आवर मिस्ट्रेस इज़ क्वाइट अपसेट। यहाँ पे अधूरी नौकरानी है घर की। आवर मिस्ट्रेस इज़ क्वाइट अपसेट, हाफ ऑफ द डे हैज़ पास्ड एंड यू हैव नॉट बेड और ईटन योर फूड, द बॉइल्ड राइस हैज़ बिकम ड्राई। अधूरी कहती है कि हमारी मालकिन बहुत परेशान है, आधा दिन बीत गया है और आपने ना तो स्नान किया है, ना तो आप नहाए हैं और ना ही आपने खाना खाया है। उबला हुआ चावल अब सूख गया है। साधु कहता है इस बात को सुनकर, सर यू हैव टू टेक अ डिसीजन और आई शैल डाई if you give the labor of 1.5 of our plugs for the cultivation of 9 biga of indigo field, our boiled pots of rice will go empty। कि साहब आपको कोई फैसला लेना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अगर हम अपने 1.5 हल की मेहनत 9 बीघा इंडिगो की खेती में देंगे तो हमारे चावल पकने में बर्तन खाली रह जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग अवे सर, फेयरवेल अवर एल्डेस्ट बाबू। अब मैं भी जा रहा हूँ और अलविदा हमारे बड़े बाबू। और साधु वहाँ से चला जाता है। गोलुक कहता है फिर, वी डोंट थिंक दैट गॉड विल अलाउ अस एनी मोर टू बाथ एंड टेक आवर फूड इन दिस लैंड। गोलुक कह रहे हैं अपने बेटे से कि हमें नहीं लगता कि भगवान अब हमें इस धरती पर स्नान करने, नहाने और भोजन करने की अनुमति देंगे। नाउ माई सन गो एंड बाथ। अब बेटे तुम भी जाओ और स्नान कर लो। ऑल गो अवे, और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं, चले जाते हैं। बस यहीं पर ये जो प्ले है ख़त्म होता है। बस इनके बीच यहाँ पर इस प्ले में ये दिखाया गया है, ये बातचीत करते हुए दिखाया गया है कि उन्हें किस तरीके से इंडिगो प्लांटेशन की वजह से, नील की खेती वजह से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें ही अपनी ही खेती पर बिना अपनी मर्जी के इंडिगो की खेती करनी पड़ रही थी, इंडिगो प्लांट उगानी पड़ रही थी, जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो ब्रिटिश साहब उन पर अत्याचार करने लगते थे। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक